डॉक्टर ने बोला डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। ये सुनकर पेशेंट्स और रिलेटिव्स डर जाते हैं। पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो क्वेश्चन सुने हैं वो है कि क्या डायलिसिस जिंदगी भर करना पड़ेगा? क्या डायलिसिस का मतलब किडनी ठीक नहीं होगी? क्या डायलिसिस का मतलब है एंड स्टेज किडनी डिजीज? तो मैं डॉक्टर संदीप गुरके आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। डायलिसिस होता क्या है, डायलिसिस कब शुरू किया जाता है, और क्या डायलिसिस को कोई ऑल्टरनेटिव्स है या नहीं? डायलिसिस क्या है? जब हमारी किडनीज वीक हो जाए और प्रॉपरली काम नहीं करे तो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है। उसको क्लीन करने के लिए आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज करते हैं, उसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के दो टाइप्स है। एक है हीमोडायलिसिस जिसमें ब्लड को मशीन में क्लीन किया जाता है, और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस जिसमें बॉडी में पेट में फ्लूइड भरकर बॉडी को क्लीन किया जाता है। दोनों का एम सेम ही है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालना। डायलिसिस कब स्टार्ट करना पड़ता है? डायलिसिस सिर्फ क्रिएटिनिन के नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इसमें 3 पिलर्स रहते हैं। सबसे पहले आपके ब्लड रिपोर्ट्स। इसमें आपका क्रिएटिनिन, पोटेशियम, एसिडोसिस ये सब देखा जाता है। तो अगर इसमें बहुत खराबी है तो भी आपको डायलिसिस लग सकता है। दूसरा है आपकी हेल्थ। अगर आप आईसीयू में सीरियस पेशेंट हैं, आप ब्रेथलेसनेस है, आपके छाती में पानी भर गया है, या फिर आप बेहोश हो गए, आपको एन्केफेलोपैथी है, या फिर आपको सीवियर वीकनेस है, या फिर आपको खाना हजम नहीं होता है, आपको वॉमिटिंग होता है, आपको भूख नहीं लगता है, ऐसे सब रीजंस रहेगा, यूरेमिया अगर आपको रहेगा तो फिर आपको डायलिसिस लग सकता है। तीसरा है यूरिन वॉल्यूम। अगर आपकी यूरिन वॉल्यूम बहुत कम है या फिर अगर वो जीरो है तो भी आपको डायलिसिस लग सकता है। तो ये तीनों का मेल देखकर ही आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपका डायलिसिस के बारे में डिसाइड करेंगे। शायद आपका क्रिएटिनिन सिर्फ 2 है लेकिन आपका यूरिन वॉल्यूम 0 है तो भी नेफ्रोलॉजिस्ट आपको डायलिसिस बताएंगे। अगर आपका क्रिएटिनिन 5 है लेकिन आपका यूरिन वॉल्यूम 3 लीटर है तो शायद आपकी किडनी रिकवरेबल है और नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बिना डायलिसिस के किडनी का क्रिएटिनिन कम करने की कोशिश करेंगे। तो आपका हेल्थ, आपका यूरिन वॉल्यूम और आपके ब्लड रिपोर्ट, ये तीनों का डायग्नोसिस कर कर ही आपके नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपको डायलिसिस की जरूरत है या नहीं। लेकिन याद रखें, अगर तबीयत खराब है तो डायलिसिस को ना नहीं बोले। आपके ब्लड रिपोर्ट्स बहुत खराब है तो डायलिसिस को ना नहीं बोले, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आप सीकेडी स्टेज 5 है, आपका जीएफआर 15 से नीचे है, तो भी आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी में जब तक आपकी जान को खतरा है तो तब तक आपको डायलिसिस शायद लगे, और फिर एक्यूट किडनी इंजरी रिकवर होने के बाद शायद आपकी किडनी भी पूरी रिकवर हो जाए और आपको डायलिसिस पूरी तरह बंद हो जाए। ये भी हो सकता है। अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको डायलिसिस की जरूरत है तो वो कृपया सुने, क्योंकि ये आपके हेल्थ, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन हो सकता है। डायलिसिस के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर आप सीकेडी स्टेज 4 है तो फिर आपको हाथ पे एवी फिस्टुला यानी वैस्कुलर एक्सिस कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताया जाता है, और ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको इमरजेंसी में डायलिसिस स्टार्ट करना है, भले आप एकेआई हो या फिर सीकेडी हो, तो फिर आपको गले में हीमोडायलिसिस कैथेटर बिठाया जाता है और फिर बाद में आपको हाथ पे एवी फिस्टुला बिठाया जाता है, क्योंकि एवी फिस्टुला को मैच्योर होने को टाइम लगता है और कभी कभी एवी फिस्टुला एक्सिस फेलियर भी हो सकता है। अगर आपको किसी कारणवश हाथ में एवी फिस्टुला पॉसिबल नहीं है तो फिर आपके जो गले के हीमोडायलिसिस कैथेटर है उसको छाती के परमा कैथेटर में शिफ्ट किया जाता है, और वो लॉन्ग टर्म चलता है, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम होता है। तो फिर अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने प्लानिंग किया है तो उसके मुताबिक चले, क्योंकि अगर आप बराबर से वैस्कुलर एक्सिस बनाएंगे तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगे। डायलिसिस का प्रोसेस पेशेंट्स को बहुत डरावना लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। हीमोडायलिसिस में ब्लड मशीन में जाता है, क्लीन होकर वापस आता है। हीमोडायलिसिस हफ्ते में 3 बार 4 घंटा दिया जाता है। इसमें पेशेंट घर से चलकर आता है और चलकर वापस भी जाता है। पेशेंट को कोई तकलीफ बहुत ज्यादा होती नहीं है। पेरिटोनियल डायलिसिस में घर पर दवा वाला पानी पेट में भरा जाता है और फिर उसको 4 या 6 घंटे बाद बाहर निकाला जाता है। इसके लिए साइक्लर मशीन भी यूज किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, डायलिसिस किडनी के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। डायलिसिस सिर्फ ब्लड को क्लीन करता है और किडनी को क्योर नहीं करता है। और एक बात पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि जब आप डायलिसिस कैथेटर डालते हैं तो फिर क्या उसमें होल मारते हैं? नहीं, ये एक प्लास्टिक की सुई है जो वहां रहती है, जैसे हमारी सलाइन की सुई हाथ में रहती है वैसे। और जब भी उसका काम खत्म हो जाए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर उसको निकाला जाता है और वहां पर कोई होल नहीं रहता है। तो डायलिसिस की जो सुई है ये आपके जान को बचाती है, इसके लिए आप उसको ना नहीं कहें। और एक बात डायलिसिस के पेशेंट पूछते हैं कि क्या हम खाना बंद कर दें, उससे किडनी ठीक हो जाएगी? नहीं,
डायलिसिस के पेशेंट को इनफैक्ट और ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो है वो डायलिसिस में साफ हो जाते हैं। इसके लिए डायलिसिस पेशेंट को नॉर्मल आहार खाना चाहिए, जैसे वो हमेशा खाते हैं। अगर वो नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो वो भी आप खा सकते हैं, क्योंकि किडनी आपकी बंद हो चुकी है, तो फिर किडनी के ऊपर कोई प्रेशर आने वाला नहीं है। और जो भी लॉस ऑफ अमाइनो एसिड्स डायलिसिस में चला जाता है, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको नॉर्मल प्रोटीन या हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है। प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट जब आप डायलिसिस पर न हो, और फुल प्रोटीन डाइट जब आप डायलिसिस पर हो। डायलिसिस पेशेंट की जिंदगी एक्चुअली ये नॉर्मल जिंदगी की तरह ही है। सिर्फ आपको पानी बहुत कम पीना है, क्योंकि किडनी आपकी पानी नहीं निकाल सकती, आपको यूरिन ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। लेकिन डायलिसिस के पेशेंट को कोई परहेज नहीं रहता, क्योंकि उनको नॉर्मल प्रोटीन या हाई प्रोटीन डाइट दिया जाता है। और जो डायलिसिस के पेशेंट है, अगर बाकी उनका शरीर ठीक है, उनका हार्ट स्ट्रांग है, उनके मसल स्ट्रांग है, उनका उम्र थोड़ा कम है, तो फिर वो चलकर डायलिसिस में आते हैं और चलकर वापस घर चले जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट मुंबई के लोकल ट्रेन में जंप भी मारते हैं, ऑफिस में जाकर काम करते हैं, घर पे आकर झगड़ा भी करते हैं सबके साथ, इतना ताकत रहता है बॉडी में। तो फिर डायलिसिस यानी आपको अगर लगता है कि बेड रिडन लाइफ है या डायलिसिस यानी मौत है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डायलिसिस सिर्फ एक अलग जिंदगी है, थोड़ी सी अलग, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए सिर्फ मैं ये एक कहूँगा कि आपके डायलिसिस अगर हफ्ते में 3 टाइम है, तो उसमें मांडवली करना, डिस्काउंट मांगना, 2 टाइम ही करना, 1 टाइम ही करना, ऐसा ना करें। क्योंकि इससे आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, पोटेशियम, इसमें बदलाव आ सकता है और वो आपको तकलीफ दे सकता है। आपका डायलिसिस कायदे से हफ्ते में 3 टाइम 4 घंटा कीजिए और स्वस्थ रहें। आपका जो फिस्टुला का साइट है उसको क्लीन रखें, उधर के बाल हैं उसको शेव कर दीजिए और उसको बचाएं। उसके ऊपर आप वेलक्रो टेप लगा सकते हैं, और जब भी आप यूज़ करें उसके बाद में जो आपको वेलक्रो टेप लगानी है उसको खून बंद करने के लिए, वो आप बराबर से 4 घंटे से 6 घंटा रखिए। और एक मिसकंसेप्शन लोगों में है कि जो एवी फिस्टुला है वो एक मशीन है। एक्चुअली एवी फिस्टुला यानी आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन है और उसमें कोई भी मेटल पार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि वो आर्टरी के पल्स के हिसाब से जुर 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 करती है, आवाज करती है, यानी बहुत बड़ा आवाज नहीं, ऐसे फील होता है, उसकी वजह से लोगों को लगता है कि अंदर कोई मशीन है। तो हम भी समझाने के लिए हाँ ही बोल देते हैं, क्योंकि उतना एनाटॉमी लोगों को समझेगा नहीं। लेकिन एवी फिस्टुला में कोई भी मशीन नहीं है, वो सिर्फ एक आर्टेरियोवेनस फिस्टुला कनेक्शन है। जो भी सीकेडी पेशेंट्स हैं उनमें बाय डेफिनेशन क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसको स्लो करने के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट सपोर्टिव मेडिसिन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं। हर एक नेफ्रोलॉजिस्ट आपकी किडनी का डिटेरियोरेशन स्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप सीकेडी है तो आपकी किडनी धीरे धीरे डायलिसिस पर जाएगी, और इसके लिए आपको बाद में डायलिसिस को और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। भले आप आयुर्वेदिक करें, होम्योपैथिक करें, चाइनीज हर्ब्स करें, और भी कुछ करें, लेकिन सीकेडी इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज विद डिटेरियोरेशन ऑफ किडनी फंक्शन। लेकिन अगर आप यंग एज के हैं, लेस देन 60 ईयर्स, और आप हेल्दी हैं, आपका हार्ट स्ट्रांग है, तो फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डायलिसिस का ऑल्टरनेटिव ट्रांसप्लांट नहीं है, लेकिन अगर आप कम एज के हैं तो फिर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डायलिसिस शुरू होने के बाद ही ट्रांसप्लांट के लिए बताया जाता है। बिफोर डायलिसिस ट्रांसप्लांट यानी प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बहुत ही रेयर चीज है और उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप सीकेडी पेशेंट है और आप आपके डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, फिर भी आपका क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो बढ़ने वाला है। सिर्फ आप जब उसे कंट्रोल करेंगे तो उसका रेट जो है राइस का, क्रिएटिनिन का, वो स्लो हो जाएगा और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम जब सीकेडी बोलते हैं तो फाइनली डायलिसिस पर जाते हैं और फिर बाद में ट्रांसप्लांट के ऊपर जाते हैं। तो डायलिसिस के लिए आज तक कोई ऑल्टरनेटिव मिला नहीं है। कुछ केस रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में आते हैं कि चूहे के ऊपर कुछ चालू हो गया, गिनी पिग के ऊपर कुछ चालू हो गया, लेकिन ये सब अभी तक एक्सपेरिमेंटल है, ह्यूमन स्टडीज कुछ हुए नहीं है, और ह्यूमंस के लिए वो लाइसेंस्ड भी नहीं है। तो फिर अगर आप डायलिसिस पर जाने वाले हैं तो हाथ पर एवी फिस्टुला जरूर बिठाएं, और जब भी जरूरत पड़े आपके नेफ्रोलॉजिस्ट बताएं तो डायलिसिस तुरंत स्टार्ट करें। इतना ना रुके कि आपका पोटेशियम बहुत ज्यादा हो, आपका हार्ट बीट मिस हो और आपको तकलीफ हो जाए। डायलिसिस इज अ सेफ प्रोसीजर एंड शुड बी डन व्हेन रिक्वायर्ड। डायलिसिस एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, ये डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। और डायलिसिस अगर टाइम पर शुरू किया जाए तो फिर आपकी लाइफ सेफली कंटिन्यू रह सकती है। तो मैं हूं डॉक्टर संदीप भुरके, और मेरा मिशन है आपकी किडनी को डायलिसिस से पहुंचने से डिले करना, और अगर जरूरत पड़े तो आपको सेफ ट्रीटमेंट देना।
ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों को जो डायलिसिस से डरते हैं या डायलिसिस के ऊपर उनके मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ भयानक चीज़ें वो सोचते रहते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ द बेस्ट वॉरफेयर एंड इन्फॉर्मेशन इज़ अ गुड थिंग।